हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये सॉल्यूशन का थ्योरी पार्ट का ये तीसरा वीडियो है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ना, देखो कोई भी सॉल्यूशन के लिए दो प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरा होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आपका सिलेबस में सिर्फ आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ही पढ़ना है, ठीक है। IIT का सिलेबस हो या फिर नीट का हो या बोर्ड का सिलेबस हो, तो आपको सबसे पहले डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी क्या होता है और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का मतलब होता है these are those property of electrolyte या फिर particles of the electrolyte, okay, which depends upon the nature of the electrolyte। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का या फिर कोई भी सॉलिड पार्टिकल का जो नेचर होगा, अगर वो नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी अगर नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। जैसे कि हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या फिर आप शेप, ठीक है, या फिर साइज या फिर चार्ज। तो दीज आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, ओके। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? दोस प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, only on the number of the solute particles. It does not depend upon the nature of the electrolytic solution, okay, but it does not depend upon nature of the particles but depend upon the only number of the electrolyte, okay। तो those properties are called the colligative property। तो colligative property means एक लाइन लिख लेता हूँ, depends only on number of particles, okay, number of particles but not on the number not on the nature of the electrolytic solutions, ठीक है। तो colligative properties चार तरह के होते हैं। there are four colligative properties, there are four colligative properties, there are four colligative properties, okay। number one है relative lowering in a vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, okay, in vapor pressure। दो नंबर पे है elevation in boiling point, elevation in boiling point, okay। तीसरे नंबर पे है depression in a freezing point, depression in freezing point। और चौथा जो है फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। दीज आर द फोर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, दीज आर द फोर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। और आपको ये भी याद रखना है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह के सॉल्यूशन में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज यूज फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके, आर मेनली फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो राउल्स लॉ फॉलो करेंगे, है ना। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज are mainly for dilute solutions, are mainly for dilute solutions। are mainly for dilute solutions, इसको हम आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड होना चाहिए, ओके। साथ में कोई भी मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए पार्टिकल के बीच में। कोई एसोसिएट मतलब डायमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन, हाँ, मतलब दो एसोसिएट नहीं होना, जो पार्टिकल एसोसिएट नहीं होना चाहिए या फिर डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, ओके। एंड प्रोसेस शुड नॉट इन्वॉल्व, ओके, शुड नॉट इन्वॉल्व should not involve association or dissociation, okay, association और dissociation, ठीक है, किसी तरह का association या dissociation नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस which only depends upon the number of particles,
ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इसको हम मोल्स भी बोल सकते हैं ना, इसको हम मोल्स भी बोल सकते हैं। मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा मोल्स ऑफ पार्टिकल्स लेंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या सॉल्यूट लेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतने ज़्यादा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर हो गया, या फिर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ये चार प्रॉपर्टी जो है, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज़्यादा मोल होगा, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा, रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर उतना ही होगा। ठीक है, मतलब उतना ही ज़्यादा रिलेटिव लॉरिंग एंड वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा डिटेल्स में। तो उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उतना बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना डिप्रेस हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना बढ़ जाता है। ठीक है, और एक है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड आप ले रहे हो उस मॉलिक्यूलर मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एकदम याद रखना है आपको, मॉलिक्यूलर मास के साथ क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मोल जो है, मोल मॉलिक्यूलर मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो मोल के साथ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मॉलिक्यूलर मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो वो डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। नंबर 1 क्या था, रिलेटिव लॉरिंग एंड वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है। तो कंटेनर में क्या किया गया है, कंटेनर में मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया। ठीक है, लिक्विड लिया, इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो पहले था, ठीक है, ऐड करने से पहले, अभी वो तो डिक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी अ डिक्रीज इन अ वेपर प्रेशर, या फिर बोल सकते हो उसको लॉरिंग है ना वेपर प्रेशर। तो इनिशियली जो वेपर प्रेशर था लेट अस कंसीडर ये था, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेट अस कंसीडर कैपिटल पी है। ठीक है, तो लॉरिंग है ना वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस पी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर हम पी नॉट कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लॉरिंग एंड वेपर प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स पी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो ए क्या होता है सॉल्वेंट, बी क्या होता है, बी होता है आपका सोल्यूट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं राउल्स लॉ में, जैसे कि हमने ऐड करा था, हाँ, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट, सपोज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट आपका ए है, तो इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स पी, है ना, 1 माइनस एक्स पी इंटू पी बी नॉट। ठीक है, तो ये पी ए इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पी बी नॉट माइनस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ठीक है, ये हो गया पी ए। तो यहाँ पे देखना पी बी नॉट माइनस पी ए, ठीक है, विल बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ठीक है, तो पी बी नॉट क्या है आपका, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पी ए होना चाहिए, पी बी नहीं। हाँ, तो सबको मैंने ए कर दिया, पी ए नोट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पी ए नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और ये हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर सोल्यूशन आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाई, बिकॉज योर सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल ना, तो सोल्यूट के लिए तो कोई भी आपका वेपर प्रेशर होगा नहीं। तो जो भी वेपर प्रेशर हो रहा है सोल्यूशन का, दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। इसलिए पी एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए लिख सकता हूँ। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पे अगर मैं पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय, अगर मैं ये पी ए नॉट लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, विल बी इक्वल टू एक्स पी। तो आपका ये इक्वेशन बन रहा है ना, यही वाला इक्वेशन आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव लॉरिंग एंड वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको आप और एक फॉर्मेट पे लिख सकते हो। इसको अगर हमें पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय, अगर पी ए लिखूँ, ठीक है, पी ए नॉट था पहले, अभी पी ए लिखूँ, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और एक फॉर्मेट है इसका, अगर इसका हम मोलरिटी पे लिखेंगे तो मोलरिटी पे जो इसका एक्सप्रेशन होता है, इसका एक्सप्रेशन था पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू 1000/18। सॉरी, इसमें आपका 1000/18 नहीं, 18/1000 होगा। ठीक है, इसमें होगा 18/1000। ठीक है, तो दिस इज अनदर फॉर्मूला।
वेर यू कैन यूज़ द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोललिटी, ठीक है, यहाँ पे मोललिटी है। तो अभी इसमें और एक एक्सप्रेशन है, देखो अभी पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट को हम एक्स बी हमने लिखा था, इसको एक्स बी की जगह एन बी बाई एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, है ना, और एन ए की जगह पे डब्ल्यू बी बाई, मतलब ये मॉल ऑफ सॉल्यूट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और पहले वाले जो इक्वेशन है इसमें 18 ऊपर होगा 1000 नीचे होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टू सॉल्व द वेपर प्रेशर प्रॉब्लम्स, ठीक है, राउल्स लॉ का प्रॉब्लम्स। अब आते हैं सेकेंड वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ओके, तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना, ठीक है। तो जब भी आप एक मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है, लिक्विड में, जब भी आप यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ओके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड करोगे ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज होने से आपको अभी क्या करना पड़ेगा, तो रीच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको थोड़ा अभी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। पहले जो भी बॉइलिंग पॉइंट था उससे अभी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अपॉन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो अभी सपोज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होके टी हो गया, पहले क्या था टी नॉट था सपोज, ठीक है। तो ये होता है इंक्रीज इन अ बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको अगर हम इक्वल करेंगे, टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट देना होगा और वो कांस्टेंट है के बी इंटू एम। इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLIOSCOPIC, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा टी बी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज। ओके, एम मतलब क्या है, एम मतलब है आपका मोललिटी। तो मोललिटी का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में करेंगे तो 1000 नीचे आएगा, उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट फाइनली यू हैव टू यूज। और इसमें जो आप के बी देख रहे हो ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू दिया रहता है या फिर आपका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो के बी का एक फॉर्मूला होता है, के बी का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर, ओके, आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड 1000 इंटू एल इंटू बी, ओके, वेपराइजेशन एल इंटू भी। ओके, तो यहाँ पे टी बी मतलब क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर, ओके, और एल बी मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो टी बी और एल बी इफ इट इज गिवन टू यू, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द के बी, अदरवाइज द के बी विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। और इसके बाद आता है थर्ड वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। थर्ड वाले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं ना वोलेटाइल सॉल्यूशन में, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक वाटर ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ओके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड करता हूँ तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस पे आ जाता है, -1 या -2 पे आएगा, उसका अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितना दिया, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो जाता है, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस होने का रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में अभी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, है ना। तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला था, है ना, आइस बनता है ना, ठीक है, फ्रीज हो गया आइस बनते हैं। तो आइस बनने के लिए आपको हर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहिए, टेट्राहेड्रली अरेंज होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है उसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए। उसके लिए इन दोनों को पास आना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर पास आना पड़ेगा, लेकिन बीच में अगर एक कोई सॉलिड मॉलिक्यूल आ गया तो वो दोनों पास में नहीं आ सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से ज़बरदस्ती आपको दोनों क्या होगा, पास आएंगे थोड़ा सा, तभी जाके ये आइस बन सकता है, तभी जाके ये फ्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा, टेम्परेचर को कम करने से फ्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। पहले क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, को और भी डिक्रीज हो जाता है। तो लेट अस कंसीडर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बी टीबी एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इनिशियली भी टीबी नॉट, ठीक है। तो अभी क्या है, टीबी नॉट ग्रेटर है देन द टीबी, ठीक है। तो
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज टी बी माइनस टी बी नॉट माइनस टी बी, ओके, एंड इज एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे, सॉरी ये बी नहीं होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये भी आपका एफ होना चाहिए। सो ये टी एफ है, ये टी एफ है, ओके, तो डेल्टा टी एफ शुड बी इक्वल टू के एफ इंटू एम, ओके, तो के एफ क्या है, के एफ है फ्रीजिंग कांस्टेंट या फिर इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है, ये आइडर आपको क्वेश्चन पे दिया रहेगा डायरेक्ट वैल्यू या फिर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एल एफ, ओके। तो टी एफ क्या है, इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर, और एल एफ क्या है, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एल एफ क्या होता है, एल एफ होता है आपका latent heat of fusion, ठीक है। तो दिस वैल्यूज विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द के एफ, ओके, अदरवाइज द के एफ विल बी गिवन टू यू। अभी फोर्थ वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे समझना है, एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये है SPM, ठीक है, और इसमें मैंने सोल्यूशन लिया, इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है, दो अलग अलग सोल्यूशन मैंने लिया, कंसंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है। और इस साइड में मैंने क्या करा, इस साइड में मैंने पिस्टन लगाया और इस साइड में मैंने पिस्टन लगाया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होता क्या है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू पास थ्रू इट, ओके, बिकॉज द होल्स आर सो स्मॉल दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट, ओके, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, जो यहाँ पे सपोज C1 का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है देन C2, तो C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इसमें आपका जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, लो सॉल्वेंट है ना, और इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट हाई होगा, सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इसमें, तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक पास करेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अभी ये जो सॉल्वेंट यहाँ पे आ रहा है, इस सॉल्वेंट को पास नहीं होने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है, इस पिस्टन में। तो कितना प्रेशर देने से ये जो सॉल्वेंट इस तरफ आ रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, कितना प्रेशर देने से जो ये ऑस्मोसिस हो रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पाई, ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर वो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कंसंट्रेशन कौन सी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन आपको लेना है, क्यों, क्योंकि ये C1 जितना ज़्यादा होगा आपका सॉल्वेंट का अमाउंट उतना ही कम होगा, है ना, सॉल्वेंट का अमाउंट जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका लोअर जो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन वहाँ से सॉल्वेंट फ्लो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाई करना है, ठीक है, इसलिए पाई प्रोपोर्शनल टू C होता है, ठीक है। और एक बात है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो यहाँ पे इस वाले सोल्यूशन का, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीजेस, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से आपका सॉल्वेंट ज़्यादा फ्लो करने लगेंगे, फिर से आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा पिस्टन में टू स्टॉप द फ्लो, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी अप्लाई करना है। तो ये दोनों मिला के आपका पाई जो है प्रोपोर्शनल टू CT हो गया। आपको अगर एक इक्वल करना है तो एक कॉन्स्टेंट देना होगा और वो कॉन्स्टेंट है R, CRT, ठीक है। C is the molar concentration, T is the temperature in a Kelvin, and R is the gas constant whose value is 8.314, okay। अभी सपोज यहाँ का इस दोनों का सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, कोई भी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो सॉल्यूशन जहाँ पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, ये बात आपको याद रखना है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है, एंड हाइपोटोनिक। दो सॉल्यूशन मैंने लिया, ठीक है, दो सॉल्यूशन मैंने लिया, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है, और जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो गया तो ये हो गया हाइपर, ठीक है, ये हो गया हाइपर और ये हो गया आपका हाइपो, ठीक है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, यूज़ होगा ये।
अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन होता है, टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास, ओके, टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, इसका एप्लीकेशन ये होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सोल्यूट जो होगा, सोल्यूट हमारे लिए क्या है, अननोन है, इसलिए उसका मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो अगर मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो दीज आर 4 वे बाई विच वी कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो मॉलिकुलर मास सपोज 60 होना चाहिए तो आ जाता है 120 कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, थ्योरेटिकली। अगर 60 होना चाहिए तो कभी कभी 30 भी हो जाता है। तो ये अगर इस तरह का मतलब वैल्यू दिखाएगा तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव, एबनॉर्मल का मतलब है आपका गलत वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो गलत वैल्यू आने का कारण ये हो सकता है कि 60 का अगर 120 आ रहा है, मतलब ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसका एसोसिएशन हो रहा है। अगर 60 का 30 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमने तो बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस तरह के सोल्यूशन में हम यूज़ करेंगे जहाँ पे वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है, कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। और जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन करता ही होगा तो तब तो आप उपाय नहीं, कुछ तो आपको खुद ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। तो एक वेंड ऑफ नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा, इसको करेक्शन करा, ठीक है, बेंड ऑफ करेक्शन बोल के, बेंड ऑफ करेक्शन फैक्टर बोल के उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा, उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, बेंड ऑफ करेक्शन फैक्टर या फिर बेंड ऑफ करेक्शन टर्म आप बोल सकते हो आई, ठीक है। उन्होंने बोला कितना डिसोसिएट हो रहा है या कितना एसोसिएट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो पता लग जाएगा तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थ्योरेटिकल वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेरिमेंटल के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, आई कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर लिखना है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, ओके, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है, और डिसोसिएशन, और नीचे लिखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, आप कितना पार्टिकल्स आपने लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। शुरुआत में आपने कितना लिया था और सॉल्यूशन में देने के बाद कितना एसोसिएट हुआ या कितना डिसोसिएट हुआ वो आपको पता लगाना है, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन अगर आपने 1 लिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद भी अगर 1 ही है तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ना पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तब अच्छा ही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हो गया तो ऊपर सपोज 1 की जगह 2 आ जाएगा ऊपर में, है ना, तब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू सपोज 2 हो गया तो 2 हो जाएगा, है ना। तो आई का वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, हाँ डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर सपोज मैंने नीचे 2 पार्टिकल लिया और दोनों पार्टिकल कंबाइन होकर एक पार्टिकल बन गया, ऊपर 1 हो गया, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हाफ हो जाएगा, मतलब लेस देन 1 हो गया। तो लेस देन 1 होने से हम बोलेंगे हाँ एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो आई विल इंडिकेट यू कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, मतलब आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूट देने के बाद अभी कितना पार्टिकल्स है आफ्टर डिजॉल्व, ओके, अब डिजॉल्व करने के बाद कितना पार्टिकल्स वो आपको कैलकुलेट करना होगा। विदाउट दैट कैलकुलेशन आप आई कैसे निकालोगे, है ना। तो वो देखते हैं अभी आगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, NaCl। तो NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, तो ये पानी में देने के साथ साथ क्या होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस हो जाता है ना। तो पहले आपने NaCl एक ही लिया था, अभी आपके पास Na भी है और Cl माइनस भी है, दोनों अलग हो गया। तो ये पार्टिकल के हिसाब से आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो कितना पार्टिकल आ गया, 2 पार्टिकल्स, है ना। तो आपको आई कैसे निकालना है, आई ऐसे निकालना है, ऊपर क्या करना है, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन कितना हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है 2 हो रहा है ना। और पहले इनिशियली आपने कितना लिया था, 1 लिया था, हो गया ये 2, तो आई का वैल्यू 2। तो आई का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया, तो कैल्शियम क्लोराइड का सपोज 75% डिसोसिएट होता है, ठीक है, सारा नहीं होता। तो 100% डिसोसिएट होगा तो कैल्शियम 2 प्लस और 2 Cl माइनस आपको मिलेगा। तो पार्टिकल कितना होता है, पार्टिकल होता है 3, ठीक है, लेकिन 75 ही हो रहा है, ठीक है। 75 का मतलब होता है 3/4 मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ, ठीक है। तो करके हो जाएगा 3/9/4, इतना पार्टिकल्स है मतलब अभी आपके पास, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, आई ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से निकालना है, ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा अलग तरह का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो अगर डिसोसिएट हो रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, आई इक्वल टू 1 प्लस ओके n-1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो ये डिराइवेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट दे रहा हूँ आपको, डिराइवेशन नहीं कर रहा हूँ। तो 1 प्लस n क्या है, n इज द टोटल नंबर पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पे 3 आया था, ठीक है। तो इक्वल टू 1 प्लस
3 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना है 75%, 75% मतलब 3/4। तो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 3/4, ठीक है, तो 1 प्लस 3/2, ओके, तो 3/2 ये हो गया 2.5, तो 3 आना चाहिए था, आ रहा है 2.5, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका डिसोसिएशन ही हो रहा है ना, लेकिन 3 नहीं हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 2.5 हो रहा है, क्योंकि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है 75% है, 100% नहीं है। तो इस तरह से आई निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई एसोसिएट होगा तो देखते हैं, एसोसिएशन का भी देखते हैं, जैसे कि हो गया एसिडिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, या आपने बेंजीन पे लिया, तो बेंजीन पे लेने से क्या होता है, दो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइमर होने के बाद क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है, और यहाँ पे CH3 C मतलब इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, C को बीच में लेते हैं, C को ले लिया, OH और डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3, ठीक है। तो इनके बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनके बीच में भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे डायमरेशन हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज द रीज़न। तो ये हो गया डाइमर, ठीक है, ये हो गया डाइमर। तो आपने 2 पार्टिकल लिया था, लेकिन फाइनली आपको ऐसे मिलेगा, 1 पार्टिकल के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, ओके, आफ्टर एसोसिएशन इज 1, और बिफोर आपने कितना दिया, 2 दिया था, है ना, 2 लिया था, तो ये आई इक्वल टू हो गया आपका 0.5, ठीक है। तो इस तरह से आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आई का वैल्यू निकालने के बाद अभी सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो करेक्शन करना होगा, जैसे कि पहले आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू ऊपर क्या है, ऊपर होगा आपका एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है, और नीचे होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ओके, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। तो आई इक्वल टू ऊपर वाला जो हो गया एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल, है ना, और नीचे वाला कौन सा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल, जो आपने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ठीक। तो यहाँ से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, ठीक है, यहाँ से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा एक्सपेरिमेंटल वाला, डेट इज इक्वल टू आई इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द थियोरेटिकल, ठीक है। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, जैसे कि हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेटेस्ट एग्जांपल डेल्टा टी बी ले लिया, ठीक है, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू आई इक्वल टू डेल्टा टी बी थियोरेटिकल, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल है। तो ये ऐसा नया फॉर्मूला बन गया, आई इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब नया करके, ठीक है। अगर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर तो इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एक्स पी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है, और ये क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बन जाएगा, एक्सपेरिमेंटल विल बी इक्वल टू आई इंटू पाई थियोरेटिकल, है ना, पाई थियोरेटिकल, मतलब ये हो गया आई इंटू सी आर टी, ठीक है, आई इंटू सी आर टी। तो ये फॉर्मूलास आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो 4 फॉर्मूलास है क्या नया करके, ठीक है, ये चारों को आपको अभी अप्लाई करना है। जब भी सॉल्यूट मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई कॉम्प्लेक्स अगर दे दिया तो वहाँ पे आपको आई यूज़ करना है, ठीक है, हमेशा आई लिखना ही है। आई को यहाँ पे ग्लूकोज दे दिया या फिर सुक्रोज दे दिया, कुछ भी अगर सॉल्यूट अगर स्पेसिफिकली मेंशन है क्वेश्चन में, तो आपको ये वाला ये चारों इक्वेशन ही यूज़ करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, आई रहना चाहिए मतलब, ठीक है। अभी बस एक लास्ट फॉर्मूला बाकी है। लास्ट फॉर्मूला ये है कि कॉलिगेटिव जो वैन डेर फैक्टर आई, ये मॉलिक्यूलर मास के साथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर क्या होगा थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, और नीचे होगा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। ऐसे आपका क्या होता था, ऊपर होता था एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे होता था थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, मैंने पहले ही बताया आपको। तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास के लिए ये फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। और बस एक टॉपिक रह गया है, जैसे अगर डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है तो फॉर्मूला क्या है। तो डिसोसिएशन के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यूज़ किया है। डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आई का फॉर्मूला क्या होता है 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। ये डिसोसिएशन के लिए मैं यहाँ पर डिराइवेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन के लिए क्या होता है, एसोसिएशन के लिए होगा आई इक्वल टू 1 + 1/n-1 इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, ये जो अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और ये क्या है बीटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और एन क्या है, एन इज़ अ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
टोटल नंबर पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देने के बाद कितना पार्टिकल हो जाता है वो आपको, ठीक है, एन हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। मैं आगे आपको क्वेश्चन और कराऊंगा, थ्योरी पार्ट इतना तक ही था। अब अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा ग्राफिकल प्रॉब्लम्स कर लेना खुद से, ठीक है, और बाकी हम क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस करते हैं।